सन 1945 सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। जापान का शहर हिरोशिमा अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहा था। स्कूल खुल रहे थे, बाजार आबाद हो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ चंद लम्हों बाद दुनिया की तारीख बदलने वाली है। अचानक आसमान से एक जहाज गुजरा। चंद सेकंड बाद एक जबरदस्त रोशनी नमूदार हुई, फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी मिसाल इससे पहले इंसान ने कभी नहीं देखी थी। हरारत इतनी शदीद थी कि हजारों लोग लम्हों में जल गए, मकानात मलबे का ढेर बन गए, एक पूरा शहर तकरीबन खत्म हो गया। और उस दिन दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि इंसान खुद अपनी तबाही का सामान बना चुका है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो ताकत आई कहां से? किस चीज ने एक बम को इतना ताकतवर बना दिया? जवाब सिर्फ 2 अल्फाज है, येलो की। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये येलो केक आखिर है क्या? क्या ये वाकई कोई केक है या सिर्फ एक नाम है? और अगर ये इतनी खतरनाक चीज है तो फिर अमेरिका, ईरान, इसराइल और दुनिया की बड़ी ताकतें इसके गिर्द क्यों घूम रही है? दोस्तों, इस सवाल को जानने के लिए हमें तकरीबन 130 साल पीछे जाना होगा। सन 1996 का एक ऐसा हादसा जिसने दुनिया बदल दी। फ्रांस का एक साइंसदान हेनरी बेकरेल एक तजर्बा कर रहा था। उसके पास एक धात मौजूद थी जिसे हम आज यूरेनियम कहते हैं। उसका मकसद सूरज की रोशनी पर तहकीक करना, लेकिन मौसम खराब हो। उसने अपनी प्लेटें और यूरेनियम एक दराज में रख दिए। कुछ दिन बाद जब उसने वो प्लेट निकाली तो हैरान रह गया। प्लेट पर अजीब निशान बन चुके थे, हालांकि उस पर रोशनी पड़ी ही नहीं थी। इसका मतलब ये था कि ये धात खुद ही कोई ऐसी तवानाई खारिज कर रही थी जो इंसानी आंख देख नहीं सकती। चंद साल बाद 2 और साइंसदान इस तहकीक को आगे बढ़ाते हैं। वो रात दिन लेबोरेटरी में मेहनत करते हैं, हजारों किलो पत्थर प्रोसेस करते हैं और आखिरकार साबित करते हैं कि बाज धातें मुसलसल तवानाई खारिज करती हैं। ये दरियाफ्त साइंस की दुनिया में इनकलाब। लेकिन हर ताकत की तरह इस ताकत के भी 2 दरवाजे थे, एक रास्ता इंसानियत की खिदमत का और दूसरा तबाही का। दोस्तों, सन 1938 जर्मनी के साइंसदान एक नई हकीकत दरियाफ्त करते हैं कि अगर यूरेनियम के एक मखसूस एटम को तोड़ा जाए तो उससे बेपनाह तवानाई निकलती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसी दौरान दूसरी आलमी जंग शुरू हो जाती है। अमेरिका को खौफ होता है कि कहीं नाजी जर्मनी पहले एटम बम ना बना ले। चुनांचे अमेरिका तारीख का सबसे खुफिया साइंसी मंसूबा शुरू करती है। अरबों डॉलर खर्च होते हैं, दुनिया के ज़हीन तरीन साइंसदान इकट्ठे किए जाते हैं। सालों की तहकीक के बाद 1945 में इंसान तारीख का सबसे खौफनाक हथियार बना लेता है और फिर हिरोशिमा, नागासाकी और पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, यहाँ एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। वो बम सीधा जमीन से निकली हुई चट्टान से नहीं बना था। इसके पीछे एक लंबा साइंसी अमल था और इस अमल का पहला अहम मरहला था येलो केक। सबसे पहले एक बात जहन में रखें, येलो केक कोई बेकरी का केक नहीं है। ये दरअसल यूरेनियम की कान से निकाले गए खाम मादे को प्रोसेस के बाद हासिल होने वाला जर्द रंग का कॉन्सेंट्रेट होता है। इसे आप एटमी सनत का हाम माल समझ सकते हैं। लेकिन असल खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ येलो केक से ना बिजली बनती है और ना एटम बम। इसके बाद आता है एक ऐसा मरहला जिसका नाम है अफजूदगी, और यही वो मरहला है जिसकी वजह से आज ईरान और दुनिया आमने सामने खड़े हैं। आज अमेरिका ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा था। ये बात सुनकर शायद आप हैरान हो, लेकिन यही हकीकत है। सन 1957 में अमेरिकी सदर ने एक मंसूबा शुरू किया जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस। इस प्रोग्राम का मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम करना था। इस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी और वो अमेरिका का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था। अमेरिका ने ईरान के साइंसदानों को तरबियत दी, तहकीकी ताउन किया और बाद में तेहरान में एक रिसर्च रिएक्टर भी कायम किया गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही प्रोग्राम एक दिन आलमी बहरान बन जाएगा। दोस्तों, फिर 1979 आया और ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। शाह की हुकूमत खत्म हो गई और आयतुल्लाह खमीनी इक़्तिदार में आए। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, बल्कि आलमी सियासत का रुख बदल गया। जो मुल्क कल तक अमेरिका का इत्तेहादी था, वो आज इसका सख्त मुखालिफ बन गया। अमेरिकी सफारत खाने पर कब्जा हुआ, अमला यरगमाल बना और दोनों ममालिक के ताल्लुकात तकरीबन खत्म हो गए। यहीं से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की नजरों में आना शुरू हुआ। ईरान कहता था कि हमने 8 साल तक इराक के साथ जंग लड़ी, हजारों लोग मारे गए, कीमियाई हथियार इस्तेमाल हुए और इस दौरान बड़ी ताकतों ने हमारी मदद नहीं की। इसीलिए हमें अपनी सलामती के लिए खुद मजबूत होना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका और मगरबी ममालिक कहते थे, अगर मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना है तो फिर इतनी बड़ी सरमायाकारी क्यों, इतनी ज्यादा अफजूदगी क्यों और इतनी खुफिया तंसीबात क्यों? यहीं से शक पैदा होना शुरू हुआ। फिर सन 2002 में एक बड़ी खबर सामने आई। ईरानी अपोजिशन के एक ग्रुप ने दावा किया कि ईरान के 2 मकामात नजफ और अराक में खुफिया न्यूक्लियर तंसीबात मौजूद है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी हरकत में आ गई।
मुआयना शुरू हुआ, रिपोर्ट्स बनी और ईरान आलमी खबरों का मरकज बन गया। ईरान ने कहा ये हमारा कानूनी हक है, हम सिर्फ पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक मुतमिन नहीं हुए। दोस्तों अब यहाँ एक बात बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक बोरी रेत है और इसमें सिर्फ चंद जर्रात सोना मौजूद है। अगर आपको सिर्फ सोना चाहिए तो आपको बार बार छानना पड़ेगा। बिल्कुल यही अमल यूरेनियम के साथ होता है। कुदरती यूरेनियम में तकरीबन 99% हिस्सा यूरेनियम 238 का होता है, जबकि 0.7% हिस्सा यूरेनियम 235 का होता है। और असल ताकत इसी छोटे हिस्से में होती है। इसे अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं सेंट्रीफ्यूज मशीनें। ये मशीनें इतनी तेजी से घूमती हैं कि 1 मिनट में हजारों चक्कर लगा सकती हैं। हर चक्कर के साथ यूरेनियम मजीद खालिस होता है और इसी अमल को अफजूदगी कहते हैं। दोस्तों अगर यूरेनियम 3 से 5% तक अफजूदा हो तो उसे आमतौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये 20% तक पहुंच जाए तो इसे तहकीक और बास खुसूसी रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब अफजूदगी 60% तक पहुंच जाए तो दुनिया की तफ्तीश बढ़ जाती है, क्योंकि इसके बाद हथियारों की दर्जे की अफजूदगी तक पहुंचने का फासला निस्बतन कम रह जाता है। यही वजह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी सियासत का सबसे हसास मौजू बन चुका है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ईरान वाकई एटम बम बनाने जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो फिर पूरी दुनिया क्यों खामोश नहीं बैठ सकती? दुनिया के कई ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद है, अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, बर्तानिया, भारत, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया। लेकिन जब बात ईरान की आती है तो मामला सिर्फ साइंस का नहीं रहता, बल्कि सियासत, तारीख और सिक्योरिटी का भी बन जाता है। इसराइल निस्बतन छोटा मुल्क है और वो खुद को एक ऐसे हिस्से में देखता है जहाँ कई दहाइयों से कशीदगी मौजूद है। इसीलिए इसराइल का खदशा है कि अगर ईरान मुस्तकबिल में एटमी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर लेता है तो खित्ते का ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। दूसरी तरफ ईरान कहता है हम अपनी हिफाजत और तवानाई के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। यही इख्तलाफ आज तक खत्म नहीं हो सका। दोस्तों 2006 के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आलमी दबाव बढ़ना शुरू हुआ। इक्तसादी पाबंदियां लगी, बैंकिंग निजाम महदूद हो गया, तेल की बरामदात मुतासिर हुई और ईरान की मईशत पर शदीद दबाव आया। फिर कई साल मुज़ाकरात होते रहे। आखिरकार 2015 में एक बड़ा मुआहदा हुआ जिसे JCPO कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत ईरान ने अपनी अफजूदगी महदूद करने और बैनुल अक़वामी निगरानी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की, जबकि इसके बदले में कुछ पाबंदियां हटाई गई। लेकिन चंद साल बाद अमेरिका इस मुआहदे से अलग हो गया और दोबारा सख्त पाबंदियां नाफिज की गई। इसके बाद एक बार फिर कशीदगी बढ़ी। दोस्तों फर्ज करें आपके पास एक इंतहाई ताकतवर गाड़ी, आप कह रहे हैं कि मैं इसे सिर्फ सफर के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यही गाड़ी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हुई तो बिल्कुल यही सूरत हाल यूरेनियम की। ये बिजली भी पैदा कर सकता है, कैंसर के इलाज में भी मददगार हो सकता है, खलाई तहकीक में भी इस्तेमाल होता है और बहरी आबदोज़े भी चला सकता है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी अगर हथियारों की तरफ चली जाए तो नताइज पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। इसीलिए आलमी ताकतें सिर्फ यूरेनियम नहीं बल्कि इसकी अफजूदगी और इसके इस्तेमाल पर नजर रखती हैं। दोस्तों अब अगर आपसे कोई पूछे कि येलो केक क्या है तो जवाब सिर्फ ये नहीं होगा कि ये यूरेनियम का एक खाम मरहला है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसने साइंस को तरक्की भी दी, इंसान को तबाही की ताकत भी दी। यह अस्पतालों में मरीजों की जिंदगियां बचाने में मददगार बन सकता है, ये लाखों घरों को बिजली दे सकता है और यही मादा अगर गलत रास्ते पर इस्तेमाल हो तो चंद लम्हों में एक शहर की तकदीर बदल सकता है। इसलिए शायद असल सवाल ये नहीं कि यूरेनियम कितना खतरनाक है, बल्कि सवाल ये है कि ताकत किसके हाथ में है और इसका मकसद क्या है। क्योंकि तारीख हमें यही सिखाती है कि साइंस ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। अच्छा या बुरा होता है उसे इस्तेमाल करने वाला हाथ। सब्सक्राइब।